हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2026 के बारे में। इस वीडियो में मैं लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, या अगर आपका एग्जाम 20th ऑफ मार्च है तो लास्ट 8 डेज के स्ट्रेटजीज के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एंड जो टीसीएस के एग्जाम अपडेट्स हैं, एडमिट कार्ड्स हैं, सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले काफ़ी सारे बच्चे जो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाए हैं, डाउनलोड करने के लिए उन्होंने अपनी कैंडिडेट रेफरेंस आईडी यूज़ करी है एज आईडी एंड पासवर्ड। अब काफ़ी बच्चे सेम ही क्वेरी पूछ रहे हैं कि भैया हमको इनकरेक्ट क्रेडेंशियल आ रहा है। अगर आपको इनकरेक्ट क्रेडेंशियल आ रहा है तो सीधी सीधी बात है कि आपका एडमिट कार्ड अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आपका जो आगे के फेजेस है उसमें हो जाएगा। आप चेक करते रहना, आज चेक कर लो, कल चेक कर लो, आपको मेल भी आ जाएगा। मेल नहीं आ रहा तो वैसे चेक कर लेना कि भाई क्या आपका लॉगिन हो पा रहा है। और अगर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि आपका जो अभी डेटा है वो अभी अपलोड नहीं हुआ है उस वेबसाइट पे। तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये अप्रैल तक चलेगा, तो नहीं आया होगा अभी आपका एडमिट कार्ड, राइट। अभी कुछ ही बच्चों के एडमिट कार्ड जो है वो आए। दूसरी बात, जो सेकंड चीज़ थी कि भैया किन सेंटर्स से जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आए हैं। सो मेजरली पैन इंडिया से लगभग आए हैं, जिसमें आपके साउथ साइड के भी साइड सेंटर्स हैं और नॉर्थ साइड के भी सेंटर है। तो लगभग ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर सेंटर के आए हों। अभी जो एडमिट कार्ड्स आए हैं 21st और 26 के लिए, लगभग पूरे पैन इंडिया के लिए ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा पे असेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर 21st एंड 26 ऑफ मार्च को यहाँ पर आपका जो टेस्ट है वो होने वाला है। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियरली माइंड में रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 24 और 25 बैच से बिलोंग करते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको डिजिटल और प्राइम लेना है। अगर आप 26 बैच से बिलोंग करते हो तो भी आपका टारगेट होना चाहिए कि डिजिटल और प्राइम लेना है। बट अगर थोड़ी बहुत कहीं चूक हो जाती है तो एक चांसेस रहेंगे 2026 बैच वालों को निंजा प्रोफाइल मिल जाएगी। बट 24 और 25 बैच के लिए तो निंजा प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो आपको तो यही टारगेट करना पड़ेगा कि आप डिजिटल और प्राइम के लिए फोकस करो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के पास आ जाते हैं। देखो अभी जितने हिसाब से जितना टाइम बचा है ना, आपके पास जितना भी टाइम बचा हो प्रिपरेशन के लिए, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ कि कोई भी अगर अभी ये सोचेगा मेरे को कुछ भी नहीं आता और मैं अगर स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, मतलब मेरे को फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे, मेरे को बेसिक चीजें देखनी पड़ेंगी, सीधी बात है आप आगे ही कंपनीज के लिए तैयारी करो। टीसीएस आपके लिए नहीं है। फालतू आप ना अपने पैसे वेस्ट करना किसी भी पेड कोर्स में, ना आप ये सोचना कि अभी 10 दिन है या 15 दिन है तो मैं अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ के टीसीएस को क्रैक कर लूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे बच्चे जो 2-3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बच्चों ने हमारे भी कोर्स लिए होते थे पिछले पिछले 2-3 महीने से उनने कोर्सेज लिए हुए हैं, तो तब से प्रिपेयर कर रहे हैं। और कॉम्पिटिशन उस लेवल का होगा कि आपका नहीं हो पाएगा उसमें, आप ये मान के चलना, ठीक है। तो अभी ये आप ये मान लो कि ये आपकी गलती है अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि आप एटलीस्ट कंपीट तो कर पाते कंपटीशन में। बट अगर आपने प्रिपरेशन ही नहीं करी बिल्कुल भी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ भी नहीं आता है, तो आप तो कंपटीशन में ही नहीं हो। आप ये अब मान लेना, क्योंकि अब तो टेस्ट आ ही गया है। और आप ये मान के चलो कि थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो रिक्वायर्ड होती है अगर आपको कोडिंग नहीं आती ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है आपकी कोडिंग, या फिर आपको एप्टीट्यूड में आप बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो, आपको ज़्यादा एप्टीट्यूड नहीं आता, तो आगे आने वाले 10 से 15 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है तो डेफिनेटली आप टीसीएस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जरा एग्जाम के बारे में। पहले तो मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। इस टाइम पर बहुत स्ट्रैटेजिकली हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लाइव टेस्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, देखो सारे जो टॉपिक्स है ना, मेजरली क्या होता है कि सारे टॉपिक्स की तरफ अगर आप भागोगे, सारे टॉपिक्स को अगर आप करने जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पर से फोकस हट जाता है और आपकी प्रिपरेशन थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। बट इस टाइम पे हम लोग पहले तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप मजबूत करो। और उसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। फुल लेंथ ऑलरेडी लाइव जो टेस्ट है वो ऑलरेडी हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट तो अभी हमने डाले हुए हैं कोर्स के अंदर। 10 फुल लेंथ टेस्ट आप समझते हो कितना होता है? अगर आप आज से भी डेली टेस्ट देना चालू करोगे तो भी आप सारे नहीं दे पाओगे। 7 उसमें 6 उसमें रिकॉर्डेड टेस्ट है, 3 उसमें लाइव टेस्ट है जो कि फुल लेंथ है। मतलब उसमें टोटल आपको हर टेस्ट में 65 क्वेश्चन और टोटल मिला के अगर आप देखो तो 650 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लिंक आपको सीरीज की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मॉक टेस्ट सीरीज की। प्लस उसके अलावा हमने प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं जिसमें आपको 900 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस डेली प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। टोटल ओवरऑल सीरीज में आपको यहां पर लगभग 1600-1700 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप उतना प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट जो फुल लेंथ के टेस्ट है आज से डेली एक देना आप चालू कर सकते हो। 7 टेस्ट ऐसे हैं जिनमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है और 3 लाइव टेस्ट है जो आप एक बार अटेम्प्ट देके आप अपनी रैंक देख पाओगे कि आपकी रैंक क्या आ रही है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, ठीक है।
तो उसको हम लाइव टेस्ट यहाँ पर बोलते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी विद डिस्काउंट कोड, तो अगर आप डिस्काउंट अप्लाई करते हो तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट की कि अगर लास्ट के दिन आपके बचे हैं तो आपको प्रिपरेशन के लिए किस थ्रू पे जाना है। स्टार्टिंग से वन बाय वन सारी चीजें मैं आपको उठाऊंगा। सबसे पहले मैं उठाता हूँ यहाँ पर आपका फाउंडेशन सेक्शन, जो आपका क्लियर करना मैंडेटरी है। अगर आप फाउंडेशन सेक्शन को क्लियर नहीं करते ना तो एडवांस सेक्शन का कोई भी मतलब नहीं है। अब फाउंडेशन सेक्शन में मैं सबसे पहले उठाता हूँ न्यूमेरिक एबिलिटी को। अब न्यूमेरिक एबिलिटी को ध्यान से समझना, अगर आप 2025 बैच का ऑफ कैंपस का एग्जाम उठाओगे ना तो मीडियम लेवल की न्यूमेरिक एबिलिटी आई थी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। और इस बार का अगर आप 2026 बैच का ऑन कैंपस का एग्जाम उठाओगे तो न्यूमेरिक एबिलिटी का जो लेवल था वो हार्ड था। तो जो न्यूमेरिक एबिलिटी है वो मीडियम भी आ सकती है और हार्ड भी आ सकती है, जैसी भी होगी उसका इंपैक्ट सब पे पड़ेगा। अगर मीडियम आती है तो जो कट ऑफ है वो 10 से 12 मार्क्स तक का चला जाता है। जनरली 12 मार्क्स से ऊपर का कट ऑफ नहीं जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। 10 से 12 मार्क्स तक का जनरली कट ऑफ जो है वो चला जाता है अगर न्यूमेरिक एबिलिटी का जो लेवल है वो मीडियम होता है। अगर न्यूमेरिक एबिलिटी हार्ड लेवल की आती है तो ये जो कट ऑफ है वो यहां पर गिर जाता है 8 नंबर, 7 नंबर या 6 नंबर तक, ठीक है। तो जब एग्जाम आपका होगा उसके बाद हम एनालाइज करके आपको बता देंगे कि भाई इस बार के एग्जाम में इतना जो आपका कट ऑफ है वो यहां पर जा सकता है। तो ये चीज हम आपको एग्जाम देने के बाद बता देंगे ऑलरेडी, ठीक है। बट आपको आपके माइंड में ये रखना है कि आप बेटर से बेटर प्रिपेयर करो, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो। अब सीधी बात है कि जो 20 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे न्यूमेरिक एबिलिटी के अंदर, आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलता है। अब आप ये मान लो कि उसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट 4 से 5 टॉपिक बताऊं, जिसमें आपका SICI आ गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस आ गया, परसेंटेज आ गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस आ गया, और मेजरली आप ये बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मेंसुरेशन इस बार इनने वेटेज थोड़ा सा बढ़ाया था। अगर आप ये वाले टॉपिक मिला लेते हो ना, एरिथमेटिक वाले और ये वाले दो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इन्हीं से कम 7 से 8 मार्क्स का पेपर आ सकता है। अब आप सोचो पूरे पेपर में से केवल 4-5 टॉपिक करके अगर आपका 7 से 8 मार्क्स का पेपर आ सकता है, तो मैं तो आपको ऑब्वियसली ये बात बोलूंगा कि भाई इन टॉपिक्स की ज्यादा प्रैक्टिस करो, राइट। इन टॉपिक्स की अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब इतने 4-5 से टॉपिक से ही अगर आपका 7 से 8 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो सबसे बड़ा बेनिफिट एक ये मिलता है कि जब आप पेपर करने जाओगे तो आप एटलीस्ट 4 से 5 टॉपिक्स में भी अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको एक ये रहेगा कि भाई अगर मैंने 8-9 क्वेश्चन कर लिए पेपर के अंदर जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं, और अगर मीडियम लेवल का पेपर आया है, बाकी के 10 से 11 क्वेश्चन को अगर मैंने तुक्का भी मार दिया, अगर उसमें 2-3 सही हो गए तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बिकॉज बाय द एंड आपको एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन का तुक्का मारना ही पड़ेगा, बिकॉज जनरली जो TCS का पेपर है उसमें लेंथी क्वेश्चंस आते हैं। अब वो डिपेंड करता है जो आप 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, वो आप कितने कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि जनरली ऐसा ही होगा कि भाई 20 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पा रहे होगे, 10 क्वेश्चन में आप तुक्का मारने की कोशिश करोगे, या अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप यहाँ पर 10 से ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होगे। बट वो जो मैटर करता है ना, जो बाकी के 10 क्वेश्चन है जो आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहे हो, कि भाई कॉन्फिडेंस से आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपकी एक्यूरेसी क्या है। आप उस 10 में से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, उसके लिए मैं कहूंगा कि ये नहीं है कि सारे टॉपिक्स पे आप फोकस करो, वरना आप डिवाइड हो जाओगे। आप इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक पकड़ लो, उसके लिए हमने एक इंडेक्स शीट बना रखी है, इंडेक्स में देख लेते हैं कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, और उन 4 से 5 टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लो और आपका इतना काम हो जाएगा कि एटलीस्ट आपके 7 से 8 नंबर का काम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं तो आप 2-3 जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करो, ठीक है। मेजरली मैं आपको नाम बता देता हूं जो टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। SICI है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, एवरेज है, एंड इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेंसुरेशन है, इसके अलावा सिंपलीफिकेशन और नंबर सिस्टम से एक एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो इसके थ्रू आप देख सकते हो। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप, एजेस, ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें से आप 4-5 जो एरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, जो प्रॉफिट लॉस, SICI, परसेंटेज, रेशियो वगैरह है, इसको आप करके चले जाओगे ना तो भी आपका 6 से 7 नंबर का पेपर इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता हूं मैं रीजनिंग पे। अब रीजनिंग के लिए क्या है, देखो रीजनिंग सबसे इजी है। आपको एक तो अरेंजमेंट्स, जितने भी टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं उसके लिए हमने मल्टीपल सेट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। प्रैक्टिस सेट्स में आपको सबसे बड़ा कलेक्शन मिलेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हमारे कोर्स के अंदर, जो अपने डेली प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करा रखे हैं ना, 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखे हैं, वो भी मीडियम हार्ड लेवल के। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों वाले क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें सारे टाइप्स इंक्लूड है। नॉन वर्बल के लिए तो हमने 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी मॉक टेस्ट सीरीज की, अगर आप उसके थ्रू प्रैक्टिस करते हो काफी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अब अगर मैं रीजनिंग के बारे में बात करूं तो रीजनिंग में ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है। 4 टॉपिक्स, गिनती के 4 टॉपिक्स हैं, अरेंजमेंट,
नॉन वर्बल, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग, ये 4 टॉपिक्स हमेशा से बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। और इस साल की अगर मैं बात करूं तो सिलोगिज्म एक और टॉपिक है। ये 5 टॉपिक अगर आपने मिला लिए तो ऑलमोस्ट 12 से 15 मार्क्स का पेपर ये 4 से 5 टॉपिक्स में से ही आ जाता है। मतलब पूरी रीजनिंग में केवल अगर आप ये 4 से 5 टॉपिक पढ़ रहे हो, ज्यादा कुछ है ही नहीं सिलेबस, उसमें ही आपके 12 से 15 नंबर का पेपर बच जाएगा। तो आपको कुछ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो 4 से 5 टॉपिक्स हैं इसमें ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, हमने 30 क्वेश्चन करवाए हैं कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस सेट के अंदर। आपको दूसरा एक भी क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार वो प्रैक्टिस सेट खत्म करो 30 क्वेश्चन का जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर है, और आपका खेल खत्म हो गया। कोडिंग डिकोडिंग अरेंजमेंट्स के 20 क्वेश्चन करवा रखे, वो कर लो, हो गया। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखे हैं कि मतलब उनका लेवल बढ़िया। उसके बाद आप सीधे फुल लेंथ वाले जो टेस्ट है उसको आप अटेम्प्ट करो सीधे सीधे, ठीक है। तो इस वे में आप लोग यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया ये 4 से 5 टॉपिक्स अगर आप कर लिए, बाकी के भी टॉपिक्स हैं जैसे कैलेंडर क्लॉक्स हो गया, आपका डायरेक्शंस हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, ये टॉपिक्स बाद के हैं। अगर आपने ये 4 से 5 टॉपिक्स कर लिए ना केवल जो मैंने अभी आपको बताया, उतने में आपका रीजनिंग का 12 से 15 मार्क्स का पेपर निकल जाएगा। तो आप सोच रहे हो तो ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, तो बाकी के बचे दिन में आपको क्या करना है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो और मॉक टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वही सबसे बेटर है। अगर आप इसमें दिमाग लगाने लगोगे ना कि ये क्या है वो क्या है, इसकी एक वीडियो देख लेता हूं, नहीं, ये जो टाइम बचा है ये मॉक टेस्ट का है, प्रिपरेशन का है। सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो टाइमर के साथ। एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा मॉक टेस्ट दो, 3 बार दो, 4 बार दो, 5 बार दो, ठीक। तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है वर्बल। वर्बल भी अगेन बहुत इजी है, केवल 2-3 चीजों की प्रैक्टिस करनी है। एक तो रीडिंग पैराग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग पैराग्राफ्स की आपको प्रैक्टिस करनी है दबा के। रीडिंग पैराग्राफ्स का हाईएस्ट वेटेज आता है, बहुत लेंदी आते हैं, ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है रीडिंग पैराग्राफ्स के अंदर। सेकंड हो गया पैरा जंबल। पैरा जंबल अगेन एक ऐसा टॉपिक हो गया जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो एक ये हो गया, दोनों का बहुत हाई वेटेज है। तीसरा आता है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। उसके लिए मैं आपको कहूंगा एक बार रूल्स देख लो, 200-300 रूल्स विद एग्जांपल। उसके लिए एक प्रॉपर शीट भी हमने प्रोवाइड करा रखी है, सब कवर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, एरर करेक्शन, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वो रूल से ही आएगा। तो 200 से 300 एक बार रूल्स पढ़ लिए तो एक आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या रूल है, क्या बोलता है, ठीक है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना। मेन तो 2 ही टॉपिक्स है, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया और एक आपका पैरा जंबल्स जो आपको प्रैक्टिस करना है काफी सारा। फिर आते हैं एडवांस सेक्शन, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वही सिलेबस है सेम जो फाउंडेशन का है। कोडिंग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोडिंग क्वेश्चन में ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपकी बढ़िया प्रिपरेशन है ऑलरेडी, अगर आपको कोडिंग आती है, तो 2-3 चीजें मैं फोकस करने को कहूंगा। एक तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर बेस्ड क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं टीसीएस में। फॉर एग्जांपल जैसे कोई नंबर है, उस नंबर पे कोई ऑपरेशन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अगर आप देखोगे तो पिछली बार भी टीसीएस ने क्या पूछा भाई, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये इसका प्रोग्राम पूछा था लास्ट ईयर। बट वही इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम आती है, वरना क्वेश्चन तो ईजी रहता है कि आप 5 मिनट में निपटा दो, वरना इनपुट आउटपुट ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इस साल मुझे क्या लग रहा है कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई नंबर से अगर किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपको डाटा दिया है, आपको एपी सीरीज प्रिंट करानी है, जीपी सीरीज प्रिंट करानी है, या फ्रैक्शंस का सम कराना है, ठीक है। इस प्रकार के जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिक फॉर्मूला लग रहा है, या फिर आपको एनसीआर कैलकुलेट करना है, या फिर आपको परम्यूटेशन कैलकुलेट करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको नंबर बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। इसके लिए ऑलरेडी हमने एक शीट प्रोवाइड करा रखी है, वो आप गो थ्रू कर सकते हो। एक तो ये कवर कर लेना। उसके बाद एरेज एंड स्ट्रिंग्स, 2 ऐसे टॉपिक्स हैं। इजी मीडियम स्टोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो प्रिपेयर करना है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग में इनपुट और आउटपुट कैसे देते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने लाइव सेशन लिए हुए हैं बहुत सारे। सो ये वाला एक बार देख लेना। कोडिंग के इनपुट और आउटपुट के सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप इससे निपट गए ना तो बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इनपुट आउटपुट एक बार अच्छे से देख के जाना। एयर स्ट्रिंग्स मिनिमम है कि भाई एयर स्ट्रिंग्स के आप क्वेश्चंस एटलीस्ट 20-30 अच्छे से कर लो, मीडियम लेवल के। और उसके बाद इस बार जो हमने देखा है थोड़े से हाई लेवल के भी क्वेश्चंस आए, लाइक डीपी के भी कुछ एक आध बार क्वेश्चन आए, एक बार ग्राफ का क्वेश्चन आया था। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आपको ऑलरेडी आते हैं ना तो उनकी केवल स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स देखना, ये नहीं है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा घुस रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको डीपी का एग्जांपल देता हूँ। अगर डीपी में अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स देखनी है, जैसे सबसेट सम हो गया, नैपसैक प्रॉब्लम हो गई, या फिर जो 2D एरे की आपकी जो वो वाली प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको 0,0 से लेकर n,n तक पहुंचना पड़ता है, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, केवल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करना। वेरिएशन टीसीएस नहीं देगी, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही देगी अगर हाई टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ से बीएफएस, डीएफएस, डिजिक्स्ट्रा और जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। केवल सीधे सीधे स्टैंडर्ड एल्गोरिथम आएगी, बस थोड़ी सी स्टोरी बना देंगे।
तो टीसीएस जो भी अगर एडवांस टॉपिक का क्वेश्चन देती है सीधे स्टैंडर्ड क्वेश्चन देती है, ऐसा नहीं देगी कि उसमें कुछ वेरिएशन कर दिया कि आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है। और अगर एयर स्ट्रिंग से आ गया तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ सकता है जो सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 35 मिनट्स मिलेंगे, दूसरे के लिए 55 मिनट्स मिलेंगे। और मेन दिक्कत जो आती है वो इनपुट आउटपुट के अंदर ही आती है। तो अभी आपके पास जितने दिन है आपको क्या करना है, एक तो इनपुट आउटपुट से अच्छे से फोकस कर लो, जितने छोटे फंक्शंस होते हैं उनको अच्छे से फोकस कर लो, प्लस एयर स्ट्रिंग्स को, बाकी टॉपिक्स अगर नहीं आते तो भाड़ में जान दो। तो एयर स्ट्रिंग्स को उठाओ, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस, नंबर्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जो बड़ी लैंग्वेज वाले हैं अपने हाथ से सॉल्व मत करो, शीट्स को गो थ्रू कर लो एक बार अपने हाथ से। अगर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अभी उतना टाइम नहीं है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ पर्सनली, जब मेरा कोई टेस्ट होता है या प्रिपेयर करना होता है, टाइम कम होता है, जो शीट्स होती है ना उनके थ्रू गो थ्रू कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम एंड मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऑलरेडी। ज़्यादा लेट मत करना। देखो अगर आपको परचेज करना है, मात्र 225 रुपये प्राइस है अभी, आप परचेज कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन।